इस ओनली सिविल स्कूल में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। देखो ये है 24 अक्टूबर 2020 यानी कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 24 अक्टूबर को होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये उसके लिए है। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप वनडे एग्ज़ाम्स के लिए यानी कि वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये हम सीरीज़ कर रहे हैं। परीक्षा मंथन की डिटेल समरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हम बता रहे हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव हमारे स्टार्ट हैं, जैसे मैपिंग के थ्रू कराना या बहुत सारी चीज़ें हम करते जा रहे हैं। उनकी वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं, हम जिनसे थोड़ा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, पूरी कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छे बनाने की। परीक्षा मंथन से ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको 2 से 3 बार पढ़ के जाइएगा, देख के जाइएगा, आप 100% अटैम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो कोविड का दौर था, तो इस समय की ये महामारी है, इससे कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं। कैसे कैसे है मैं आपको जल्दी जल्दी इसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है, कोविड-19 जो है संक्रमण की दूसरी लहर का मामला था जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहा। अगर देखा जाए तो ये पीक पर रही है, संपूर्ण हिंदुस्तान को इन्होंने हिला के रखा था। लगभग 4 लाख तक मामले प्रतिदिन इसमें सामने आए थे और 4000 लोगों की मृत्यु जो है रोज़ हो रही थी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ आंकड़े हैं, आप एक बार देखना चाहो तो पढ़ सकते हो। और हालांकि भारत में टीकाकरण भी जोरों पर है और 1 मई 2021 तक अगर देखा जाए तो 18 से 44 साल की उम्र के लोग भी टीका लगवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, रीज़न क्या है? नियमों का उल्लंघन हुआ, यानी कि उन्होंने ब्रीच किया रूल्स को। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने मास्क लगाना नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, नियमित रूप से हाथ नहीं धो रहे हैं, उचित दूरी बनाए रखने का जो नियम है उसका फॉलो नहीं कर रहे हैं। फरवरी 2021 तक संक्रमण का मामला बहुत तेज़ी से उभरा। सरकार ने द्वारा नियमों में ढील दी गई। उल्लंघन की स्थिति में ये सब चीज़ें जुर्माना लगाया जाने के प्रावधान भी सीमित कर दिया गया था। इस तरह से ये चीज़ें दी गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हुआ क्या, ऐसा म्यूटेशन हुआ क्यों। देखो, मानव कारकों के अलावा कोरोना वायरस में हुआ जो म्यूटेशन यानी कि जो उत्परिवर्तन है, दूसरी लहर के प्रमुख कारणों में से एक है। वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 यानी कि SARS-CoV-2 जो है कोविड-19 की उत्पत्ति के लिए जो उत्तरदायी वायरस है दोस्तों, उसके नए उत्परिवर्तन यानी कि न्यू म्यूटेशन संस्करणों की खोज की। इनमें हुए कुछ उत्परिवर्तन थे वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स। क्या म्यूटेशन हुआ? वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स था, यानी कि इसे बोलते हैं VOC। इसकी उत्पत्ति का एक कारण था। भारत में कई राज्यों में वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न को रिपोर्ट किया गया, जिसमें दूसरी लहर के दौरान सबसे अधिक प्रभावित राज्य भी शामिल है। भारत में पहली बार खोजे गए N440K और B1.671 तथा वेरिएंट के L452R म्यूटेशन को भी बढ़ते हुए संक्रमण मामलों का कारण माना जा रहा है। तो ये था दोस्तों म्यूटेशन से रिलेटेड वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स। अच्छा, परीक्षण में वृद्धि हुई, यानी कि अगर परीक्षण में संख्या में हो रही बढ़ोतरी के कारण ही भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में अधिक मामले सामने आए रहे हैं, क्योंकि उससे पहले ज़्यादा परीक्षण एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। वहीं सीरो सर्वे में पता चला दोस्तों कि भारत में कोरोना वायरस का असल जोखिम प्रयोगशाला परीक्षणों के आधार पर सामने आए संक्रमण के मामलों से कहीं अधिक है। पहले लोग कोविड-19 परीक्षण कराने के प्रति कम इच्छुक थे, लेकिन अब कोविड-19 परीक्षण की आसान उपलब्धता, अस्पतालों में रोग प्रबंधन में सुधार तथा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के रोल आउट ने लोगों को परीक्षण कराने के लिए अधिक प्रेरित किया। वहीं स्पर्शोन्मुख वाहक की बात करें, यह है इस असिम्प्टोमेटिक कैरियर का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जो वायरस से संक्रमित तो हो चुका है, किंतु उसमें रोग से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता। दैट इज कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि उसमें सिम्टम्स नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर कहा जाता है उसे। भारत में ऐसे लोग 80 से 85% लोग कैसे थे? एसिम्प्टोमेटिक कैरियर पाए गए। रीजन क्या है? अपर्याप्त स्वास्थ्य ढांचे का उल्लेख है कि भारत अपनी स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है को बढ़ाने और तीव्रता के साथ टीकाकरण करने के कार्य में भी विफल रहा। जैसे ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और चिकित्सा सामग्रियों के अतिरिक्त अस्पतालों में बेड की कमी देखी गई और स्वास्थ्य क्षेत्र की कलई खोल दी गई है। इसमें देखा जाए तो लगभग 5 बेड जबकि 8 डॉक्टर उपलब्ध हैं। अगर आंकड़े की माने तो भारत में प्रति 10,000 की संख्या पर कितने पर दोस्तों? 10,000 10,000 की संख्या पर कितने? 5 बेड और 8 डॉक्टर्स क्या है? अवेलेबल हैं दोस्तों। 80% से ज़्यादा आबादी के पास कोई स्वास्थ्य संबंधी इंश्योरेंस नहीं है। भारत में रहने वाले 68% आबादी के पास सामान्य दवाइयों की भी उपलब्धता नहीं है।
ये कितना ज़्यादा हीन भावना हो सकता है हमारे लिए कि 68% हमारे लिए दवाइयाँ की उपलब्धता है ही नहीं दोस्तों। और देखो कोविड महामारी और ऑक्सीजन संकट क्या है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट करता हूँ। देखो ऑक्सीजन के जो थे कोरोना वायरस के लगभग 95% मामले होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं, वहीं 5% मामले ही मरीज को अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन जरूरी क्यों हो गया? कोरोना वायरस की गंभीरता वाले मामले में मरीज के फेफड़ों को यानी कि जो लंग्स हैं उनको क्या करता है, लंग्स को संक्रमित करता है और उसमें नुकसान पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में मरीज के ऑक्सीजन सैचुरेशन मतलब खून में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। ऐसी आपात स्थिति में सबसे पहले मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इस समय प्रतिदिन कोरोना वायरस के 3 लाख मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लगभग 15,000 मतलब 5% मरीजों को ऑक्सीजन आईसीयू वेंटिलेटर चाहिए। अब हम बात करें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की दोस्तों, ये क्या है? यह अति शुद्ध ऑक्सीजन होता है जिसका उपयोग मानव शरीर में किया जाता है। खासतौर पर इसका उपयोग चिकित्सीय क्षेत्र में यानी कि मेडिकल फील्ड में किया जाता है। यह ऑक्सीजन ऊतकों जो ऑक्सीजन टिश्यूज़ होते हैं उनमें ऑक्सीजन का पुनः संग्रह यानी कि रिस्टोर करने में मदद करता है। WHO की माने तो क्या था मामला कि WHO इस प्रकार के ऑक्सीजन की आवश्यक दवाओं की श्रेणी में रखता है। WHO के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये जो ऑक्सीजन थी वो क्या थी, इसेंशियल मेडिसिन की श्रेणी में रखा गया। वहीं लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का भारत में उत्पादन प्रोडक्शन देखें तो भारत में पास में वर्तमान में प्रतिदिन 7500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। कोरोना संकट के कारण प्रतिदिन ऑक्सीजन की मांग लगभग 9000 मीट्रिक टन हो गई थी। हालांकि भारत सरकार शीघ्र ही घरेलू उत्पादन को 9250 मीट्रिक टन तक ले जाने की कोशिश में है। भारत में ऑक्सीजन संकट के कारण क्यों है दोस्तों, ये भी देख लो। क्रायोजेनिक टैंकर्स में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण में लगने वाला लंबा समय, निजी कंपनियों के हाथों में अत्यधिक निर्भरता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो सरकार ने क्या प्रयास किए। अब देखो ऑक्सीजन एक्सप्रेस ये एक अलग वर्ड है, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ISO कंटेनर्स हैं उनके परिवहन हेतु अतिरिक्त सावधानी और योजना की आवश्यकता हेतु और भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस यात्रा जारी है। यह बड़ी संख्या में जीवन रक्षण का आधार बन रही है। राज्य सरकारों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने एक और अधिक संख्या में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में हाल ही में दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची। बोकारो से 4 टैंकरों में 47.37 यानी कि 37 मीट्रिक टन तरल लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर रवाना हुई। यह गाड़ी सागर और जबलपुर में आपूर्ति करेगा। यह रेलगाड़ी 29 अप्रैल 2021 को बोकारो से रवाना हुई और बिना किसी व्यवधान के अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई। नेशनल ट्रांसपोर्टर के आंकड़ों के मुताबिक 19 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 के बीच भारतीय रेलवे ने लगभग 9440 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन विभिन्न राज्यों में पहुंचाई। वहीं उत्तर प्रदेश लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस की मदद से अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। दोस्तों देखो कोविड-19 टीकाकरण के चरण की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं न्यू म्यूटेंट ऑफ कोरोना वायरस इन इंडिया की, कि भारत में कोरोना वायरस के नए रूपांतरण। आंध्र प्रदेश प्राप्त कोरोना का नया स्ट्रेन क्या है? कोरोना वायरस के भयंकर संक्रमण के बीच भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कोविड-19 का एक नया वेरिएंट सामने आया है। इस स्ट्रेन का नाम एप स्ट्रेन या वैज्ञानिक भाषा में N440K कहा जा रहा है। गौरतलब है कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो CCMB के वैज्ञानिकों द्वारा इस वेरिएंट की खोज की गई दोस्तों। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से खोजा गया, जो B1.617 या B.618 जैसे वेरिएंट से भी ताकतवर माना जा रहा है दोस्तों। अब वहीं हम बात करें डबल म्यूटेंट की, तो ये क्या है? मार्च 2021 में पहली बार भारत में कोरोना वायरस के नए संस्करण डबल म्यूटेंट को देखा गया। इस सैंपल्स में UK वायरस, दक्षिण अफ्रीकी वायरस एवं ब्राज़ीली वायरस के म्यूटेंट देखे गए। भारत में इस समय पैदा हुई भयावह स्थिति दर्शाती है कि इस समय कोरोना वायरस के बहुत से म्यूटेंट भारत में देखे गए हैं। म्यूटेंट मतलब है, गौरतलब है कि वायरस अपना अस्तित्व बचाने के लिए अपने आप को बदलते रहता है एवं अपने स्वरूप में परिवर्तन करते हैं ताकि उनका अस्तित्व कायम रह सके। इसी प्रक्रिया को म्यूटेंट कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र की जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा यह दर्शाते हैं कि इस वर्ष संक्रमित होने वाले 61% लोगों में डबल म्यूटेंट पाया गया। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो क्या वैक्सीन जो है नए म्यूटेंट पर कारगर है। अभी तक इससे तथ्य पर व्यापक अनुसंधान नहीं हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि वैक्सीन इस नए वेरिएंट्स पर कितनी कारगर होगी, परंतु आंशिक तौर पर अनुसंधान बताते हैं कि वैक्सीन नए म्यूटेंट्स पर कारगर होगी दोस्तों। ठीक है, अब कोविड का दक्षिण अफ्रीकी रूपांतर ये अलग है, हम बाद में बात करेंगे।
अब बात करें हवा के माध्यम से फैलता है कोरोना वायरस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये अलग चीज़ है। अब देखते हैं मीको और माइकोसिस की, ब्लैक फंगस की बात हो रही है, इसने भी बहुत भयावह स्थिति पैदा कर दी थी। यानी कि इसे बोलते हैं मिकोरोमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। इससे भी क्या हुआ, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के अकॉर्डिंग ही संक्रमण के मामले में कमी आई, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था और उसी तरफ से ब्लैक फंगस आ गया। इस बीमारी को मेडिकल टर्म में मिकोरोमाइकोसिस कहा गया और यह बीमारी कोरोना को उभरने के बाद मरीजों में ज़्यादा देखने को मिल रही है। ब्लैक फंगस है क्या? ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस एक दुर्लभ बीमारी है जो शरीर में बहुत तेज़ी से फैलती है और उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रही है जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने से पहले किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित थे। यानी कि जैसे लंग्स प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, जिन लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमज़ोर थी, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या था दोस्तों, कमज़ोर था। खतरा कौन लोगों को है अब बता देते हैं। जिन लोगों में डायबिटीज़ की बीमारी है, जिनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है, उनके लिए प्रॉब्लम है। जो लोग स्टेरॉयड लेते हैं, जिनकी वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, यानी कि इम्यूनिटी गिर जाती है। वैसे लोग जो कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लंबे समय तक ICU या अस्पताल में भर्ती रहते हैं। वैसे लोग जिनका अंग प्रत्यारोपण हुआ, यानी कि कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर जिन्हें कोई और गंभीर फंगल इन्फेक्शन हुआ है, या ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस होने का खतरा अधिक होता है। इसके लक्षण देखो, आँखों में या आँखों के आसपास लालीपन यानी कि रेडनेस हो जाता है या दर्द महसूस होने लगता है। वहीं और देखो दोस्तों, बार बार बुखार आता है, सिर में तेज़ दर्द होता है, खांसी और सांस लेने में तकलीफ पैदा हो जाती है, खून की उल्टियाँ, मानसिक स्थिति में बदलाव महसूस होता है। मरीजों को क्या करना चाहिए ब्लैक फंगस से दोस्तों, मैं बताता हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं परीक्षा मंथन में जो दिया है उसको बता देता हूँ। बेहद ज़रूरी है कि मरीज हाइपरग्लाइसीमिया से बचें, यानी कि अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें। ठीक है, कोविड-19 से ठीक होने के बाद और अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर घर आने के बाद भी लगातार ग्लूकोमीटर की मदद से अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल की मॉनिटरिंग करते रहें। स्टेरॉयड का बहुत अधिक इस्तेमाल ना करें और सही डोज और समय का अंतराल का पता होना चाहिए। साथ ही एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल दवा का भी उचित इस्तेमाल करें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए साफ़ और कीटाणु रहित पानी का इस्तेमाल करें दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और क्या नहीं करना चाहिए, इनको नज़रअंदाज ना करें। नाक बंद होने की समस्या पर साइनस समझने की भूल ना करें। अगर ज़रा सा भी संदेह महसूस हो रहा है तो पूरी तरह से जांच करवाएं। और ब्लैक फंगस के इलाज में देरी की वजह से ही मरीज की जान जा सकती है दोस्तों। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो ये मेंस पर्सपेक्टिव से है दोस्तों। देखो दोस्तों, कोरोना वायरस का जो ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा, इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन रूरल एंड अर्बन इकोनॉमी पे मोटा बताता हूँ दोस्तों। देखो, भारत में कोरोना वायरस की द्वितीय लहर काफ़ी घातक थी। 3 लाख प्रतिदिन के सामने मामले आ रहे थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, मेंस पर्सपेक्टिव से, चाहे वो UPSC हो चाहे PCS हो, मेंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, देखो, दूध की जो मांग थी उसमें 20 से 25% की कमी आई, जिससे दूध क्या हुआ, सस्ता हो गया दोस्तों। क्या हो गया, उसके प्राइस गिर गए। ठीक है, जिससे ग्रामीण लोग जो दूध बेचते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उस पर असर पड़ा और उसमें दूध के प्राइस में कमी आने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। आम, लीची, वाटरमेलन के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट में कमी आई, हम बाहर नहीं भेज सके। रबी की फसलों के निर्यात में कमी आई क्योंकि वहाँ पर भी सस्ती हो गई चीज़ें। लॉकडाउन के कारण, मंडियों की बंदी के कारण उचित मूल्य की प्राप्ति में मुश्किलें हुई। देश की 55% जो आबादी है कृषि से रोजगार प्राप्त करती है, परंतु लॉकडाउन के कारण ग्रामीण रोजगार में खासी कमी देखी गई। प्रतिदिन की खाद्य सामग्री जैसे तेल, दाल व अन्य खाद्य सामग्रियाँ जो थी, उन्होंने क्या किया, उनकी कीमत में बेतहाशा यानी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ये हुआ था ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर यानी कि रूरल इकोनॉमी पर। अब बात करते हैं शहरी अर्थव्यवस्था पर। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार 100 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए दोस्तों। 100 मिलियन दोस्तों। कोरोना वायरस की प्रथम लहर के पूर्व भारत में प्रवासन की जो दर थी, माइग्रेशन का रेट था, प्रति मिनट 25 से 30 के आसपास था, जो कोरोना महामारी ने काफ़ी बढ़ा दिया। कोरोना वायरस के कारण भारत के शहरों में 77% लोगों को किसी न किसी माध्यम से वेतन मिलता रहा, जबकि 23% लोग इससे पूरी तरह से वंचित हो गए। भारत के शहरों से संबंधित 40 मिलियन लोगों ने अपने अपने रोजगार खो दिए, जो असंगठित क्षेत्रों से संबंधित थे, यानी कि अनऑर्गेनाइज क्षेत्र से। भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पहली बार नकारात्मक हो गई, नेगेटिव में चली गई। लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योगों को गंभीर नुकसान उठाने पड़े। ठीक है दोस्तों,
वहीं चिकित्सीय क्षेत्र में जुड़ी लगभग हर प्रकार की सामग्री के लिए मूल्य में बेअताशा वृद्धि हुई, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या हुई, वृद्धि हुई दोस्तों। अब देखो मैं टीका बताता हूँ। स्पुतनिक जो टीका है, स्पुतनिक टीके की दूसरी खेप यानी कि जो रसिया का है पहुंची इंडिया। ये एंटी कोविड-19 की बात हो रही है। वैक्सीन स्पुतनिक V बोलते हैं कि दूसरी खेप हैदराबाद पहुंची। रूस की है स्पुतनिक लाइट भारत की पहली सिंगल डोज वैक्सीन हो सकती है। यानी वैक्सीन स्पुतनिक जो है V, उसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है। वहीं कोविशील्ड जो है दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात हो रही है जो पुणे में है। और वहीं कोवैक्सीन जो है हमारी भारत बायोटेक के द्वारा जो बनाई गई थी हैदराबाद, आपातकालीन उपयोग की मंजूरी पाने वाली है। तीसरा कोरोना वायरस टीका है कौन सा, स्पुतनिक V दोस्तों। सिंगल डोज 80% तक है प्रभावी, ये आप देख सकते हो स्पुतनिक की। स्पुतनिक V की 1.5 लाख डोज के बैच को क्वालिटी और स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए क्लियर किया गया है। और देखा जाए स्पुतनिक जो V है की डोज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन से सस्ती पड़ने का अनुमान है। कोवैक्सीन प्राइवेट प्लेयर्स को 1200 रुपये प्रति डोज में दी जा रही है दोस्तों। अब स्पुतनिक V वैक्सीन को मॉस्को में गामेलिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया। याद रखना ये रसिया में है। इसमें 2 अलग अलग वायरसों का उपयोग किया गया है जो मनुष्य में सामान्य सर्दी यानी कि एडेनो वायरस का कारण बनते हैं। एडेनो वायरस के कमज़ोर होने से यह मनुष्य में अपनी प्रतिकृति यानी कि अपनी एक कॉपी बना देता है, का निर्माण नहीं कर सकता है और बीमारी का कारण नहीं बन सकता है। स्पुतनिक V को तरल रूप में -18 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है। हालांकि इसके शुष्क रूप में से 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जा सकता है। इसे कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे में अतिरिक्त निवेश किए बिना भी पारंपरिक रेफ्रिजरेटर में भंडारित यानी कि स्टोर किया जा सकता है दोस्तों। तो ये था स्पुतनिक V जो 80% तक सिंगल डोज इसका प्रभावी है। मैंने सारी चीज़ें बताई आपको। देखो वही पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। देखो जो कोविड-19 वैक्सीन प्रोफाइल है और जो ऑथराइज या अप्रूव्ड वैक्सीन है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड मैं बताता हूँ। देखो ये वैक्सीन का नाम, वैक्सीन का प्रकार, प्राथमिक विकासकर्ता कौन है, देश और किन देशों में स्वीकृत है। ये है वैक्सीन का नाम, ये है कमिरनेटी BNT 162b2 कमिरनेटी। ये वैक्सीन जो है mRNA बेस्ड वैक्सीन से बनी है, यानी कि मैसेंजर RNA बेस्ड वैक्सीन से बनी है। जो इसकी प्राथमिक विकास करता है वो है फाइजर, बायोएनटेक और फोशन फार्मा कंपनी। ठीक है, ये मल्टीनेशनल कंपनी देशों में है, लाइक अल्बानिया। हाँ तो दोस्तों ये अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ, तो ये सारे जितने भी स्वीकृत कंट्रीज हैं वहाँ पर क्या कर रहा है, ये लागू हुआ है दोस्तों। अब बात कर रहे हैं मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन की। ठीक है दोस्तों, मॉडर्ना ये भी अप्रूव्ड वैक्सीन है। कोविड-19 वैक्सीन mRNA के द्वारा बनाया गया है, ये भी यानी कि mRNA बेस्ड वैक्सीन है। ये मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड बेस्ड वैक्सीन है। मॉडर्ना बार्डा या नियाड की बात है, US द्वारा इसका अप्रूवल है। कनाडा, यूरोपीय संघ, ये देख सकते हो आप, सारी कंट्रीज में अप्रूवल है। दूसरा कोविड-19 वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, ये इसको जाना जाता है कोविशील्ड के द्वारा, AZD1222। इसको एडिनोवायरस वैक्सीन के द्वारा बनाया गया है, यानी कि इसकी जो प्रकृति है ये भी बार्डा OWS है, UK और ये सारे कंट्रीज हैं, आप देख सकते हो। वहीं स्पुतनिक 5 ये नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर के द्वारा बनाया गया है। ये है गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मैंने बताया था कहाँ पर है, रसिया में ये उसके द्वारा बनाया गया दोस्तों। तो ये अल्जीरिया, अर्जेंटीना वगैरह सारे कंट्रीज़ में अप्रूवल है। वहीं बात करते हैं कोरोना वैक की। ठीक है दोस्तों, कोरोना वैक जो वैक्सीन है दोस्तों, ये बना है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फॉर्मेलिन विद एलम एडजुवेंट। ये सिनोवैक के द्वारा है, चाइना की वैक्सीन है। कोरोना वैक ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ये अजरबैजान, बोलिविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, चीन, चिली, कोलंबिया, इंडोनेशिया, लाओस और तुर्की और उरुग्वे, ये इतने कंट्रीज़ में है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कोरोना वैक के बारे में। अब बात हो रही है BBIBP वैक्सीन की दोस्तों। तो BBIBP COR-V यानी कि ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये भी बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल द्वारा बनाया गया है, चाइना के द्वारा। ये बहरीन, कंबोडिया, चीन, मिस्र, हंगरी, इराक, जॉर्डन, लाओस और मकाऊ द्वारा अप्रूवल है, ये इन देशों में है दोस्तों। अब देखो मैं बताता हूँ कोरोना जो वैक्सीन है हमारी, ये जो एस्ट्राजेनेका से कोविशील्ड है,
उसको भी देख लेते हैं। ये यूके के द्वारा बना है। अर्जेंटीना, बहरीन, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चिली, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, यूरोपीय संघ, हंगरी, भारत, इराक, मैक्सिको, मोरक्को, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सेंट विंसेंट और ग्रेनाइड्स, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड और ब्रिटेन और वियतनाम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन थी, आप जरूर देख के जाएगा, क्वेश्चन जरूर आ सकता है मैच करने के लिए दोस्तों, कौन सी वैक्सीन कहाँ की है दोस्तों, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो और भी वैक्सीन है, देखते हैं। ये एपीवैक कोरोना वैक्सीन है। एपीवैक कोरोना ये पेप्टाइड वैक्सीन द्वारा बनाया गया था। फेडरल बजटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, रसिया के द्वारा, ये रूस और तुर्कमेनिस्तान में वैलिड है। वहीं कोनविडिसिया AD5-NCOV है, ये रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, एडिनो वायरस टाइप 5 वेक्टर। ये कैंसिनो बायोलॉजिक्स द्वारा बनाया गया है, चाइना के द्वारा। ये मैक्सिको, चीन, पाकिस्तान में वैलिड है। कोवैक्सीन जो हमारे देश का है, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है दोस्तों, भारत बायोटेक ICMR के द्वारा बनाया गया दोस्तों ये, ठीक है। इंडिया का है, ये भारत में ही क्या है अप्रूव्ड है। नो नेम अनाउंस की बात करें, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी प्रोडक्ट चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया गया है, चाइना में। ये चीन में अप्रूव्ड है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और। ये JNJ 78436735, फॉर्मली इसको AD26CoV2S बोला जाता है, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर के द्वारा। जैनसन वैक्सीन या जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा बनाया गया, नीदरलैंड US में। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस में ये लगाई जा सकती है दोस्तों। अब देखते हैं कोविड-19 हेतु DRDO ने कुछ दवा विकसित की थी, इसको देखते हैं क्या है, डायरेक्ट देखते हैं। कोरोना की 2DG जो है दवा, 2DG कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल, यानी कोरोना के खिलाफ जंग में DRDO डिफेंस रिसर्च जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी नई दवा उम्मीद की किरण बनकर उभरी। इस दवा का नाम था 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG। तो DRDO को यह दवा ऐसे समय में आई है जब कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है और यह तीसरी लहर की बात हो रही है। कोरोना की इस देसी दवा 2DG पाउडर के रूप में पैकेट में आती है और इसे पानी में घोलकर पीना होता है दोस्तों। अब कोविड-19 के दौर में उभरता भारतीय राजनय, ये अलग क्वेश्चन है, इस पर नहीं देखेंगे। अब देखो कुछ प्रमुख देशों से भारत को प्राप्त कुल विदेशी मदद देख लो, ये भी देख सकते हो। अमेरिका ने हमें 300 ऑक्सीजन सांद्रक दिए, 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसने क्या मदद दी, ऐसा क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, देख सकते हो आप, पॉज करके देख लेना दोस्तों, ठीक है। बाकी का हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है, भारत के फार्मा विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी कैसे हुई, ये क्वेश्चन अराइज करते हैं हम, यानी कि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग। भारत ने कोरोना वैक्सीन महामारी के समय लगभग 133 देशों की दवाएं निर्यात की। कितने? 133 देशों को एक्सपोर्ट किया। यदि भारतीय टीके विकासशील देशों को तत्काल जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं तो यह भारतीय फार्मा बाजार के लिए दीर्घकालिक अवसर उपलब्ध करा सकता है। अर्थव्यवस्था की पुनर्जीवित करने में मददगार क्या है? यदि भारत दुनिया में कोरोना वैक्सीन का विनिर्माण केंद्र बन जाता है तो इससे भारत के आर्थिक विकास पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। भारत द्वारा कई दिशा में दवा निर्यात। गौरतलब है कि भारत सरकार ने कोविड-19 के समय 24 दवाओं का निर्यात किया। विदित हो कि भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता देशों में से एक है। भारत की वैश्विक स्थिति की बात करें तो भारत दवाओं की उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। किसमें? प्रोडक्शन में। भारत कई देशों को बुखार, मलेरिया संबंधी दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं, BP दवाएं, डायबिटिक दवाएं आदि निर्यात करता है दोस्तों, ठीक है। गौरतलब है कि कोविड-19 के समय भारत द्वारा निर्यात की गई दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन खासी चर्चा में रही। ये पूछ सकता है, हाइड्रोक्लोरोक्विन खासी चर्चा में रही, जो मूलतः मलेरिया की दवा है। ये साइंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोक्लोरोक्विन किसके काम आती है? मलेरिया के दोस्तों। इस समय भारत की फार्मा इंडस्ट्री $41 बिलियन के स्तर पर है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 तक यह $65 बिलियन का हो सकता है और 2030 तक 120 से 30 बिलियन डॉलर का ये कारोबार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। भारतीय फार्मा उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। मात्रा के आधार पर भारत विश्व का सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करने वाला देश है। भारत अकेला ऐसा देश है जिसके पास अमेरिकी दवा नियामक US FDA दोस्तों, US FDA के मानकों के अनुरूप अमेरिका से बाहर सबसे अधिक संख्या में दवा बनाने के संयंत्र हैं। 2020 में भारत की फार्मेसी उद्योग में 18% की वृद्धि हुई है। 2020 में 18% की दोस्तों, ठीक है। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली दवाएं देख सकते हो आप वैल्यू में। भारतीय फार्मेसी ये कौन कौन सी हैं?
पेन किलर्स हम निर्यात करते हैं, एंटीबायोटिक, स्प्रे, एंजाइम्स, टैबलेट्स, बीपी की दवाएं, कैथल मशीनें, इन्फेक्शन टैबलेट्स, विटामिन की दवाएं आदि प्रमुख हैं दोस्तों। भारत की कोविड-19 वैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड, ये पुणे में स्थित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा एस्ट्राजेनेका यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में तीसरा चरण में बना कोविशील्ड। कोवैक्सीन भारत बायोटेक एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है, ध्यान रखना, भारत बायोटेक एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में तीसरे चरण में थी है। BNT162b2 यूएस की कंपनी फाइजर के द्वारा निर्मित एवं भारत बायोटेक के साथ मिलकर भारत में ट्रायल स्टार्ट है इसका तृतीय चरण। गंध अगर नहीं महसूस होती है तो ये आपको सबको पता ही होगा कोरोना का लक्षण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, कुछ टिप्पणियां हम बताते हैं कोरोना पे, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं घुसते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। वैक्सीन पासपोर्ट की बात करें, कोरोना महामारी के कारण वर्तमान में पूरे विश्व में काफ़ी बदलाव हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सैनिटाइजिंग करना वगैरह सब ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। वहीं इन्हीं में से एक था वैक्सीन पासपोर्ट। ये पासपोर्ट हाल ही में इजराइल में जारी किया गया। कहाँ जारी किया गया दोस्तों? इजराइल में। कहाँ? इजराइल में ये जारी किया गया दोस्तों, इजराइल। ठीक है। इसके बाद अन्य देश भी इजराइल की तरह से जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ये वैक्सीन पासपोर्ट एक तरह से आपका हेल्थ कार्ड होगा जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी जानकारी देनी अनिवार्य होगी, जैसे आपको कोरोना वैक्सीन लगी है या नहीं। ये क्या है? वैक्सीन पासपोर्ट। आपका कोरोना टेस्ट हुआ है नहीं, यार आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इसमें वैक्सीन पासपोर्ट में उपलब्ध होंगी। रूस ने पशुओं के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन को मान्यता दी। किसने दी? रसिया ने। ये देख सकते हो, इसका नाम है, वैक्सीन का नाम कार्नीवैक-कोव। कार्नीवैक-कोव। इससे पूर्व WHO ने अंदेशा जताया कि कोरोना वायरस पशुओं में भी फैल सकता है। कार्नीवैक-कोव क्या है? यह वैक्सीन रोसल खोजनदोजोर द्वारा उत्पादित की जा रही है। रूसी वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस म्यूटेशन को रोकेगी। जूनोसिस क्या है? अभी तक जितनी भी बीमारियां जो महामारी का रूप बनी वो पशुओं से ही इंसानों में आई हैं। बात चाहे इबोला वायरस की हो, जीका वायरस हो या फिर कोरोना वायरस हो। ठीक है, ये सारी बीमारियां पशुओं से इंसानों में आई। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जूनोसिस कहलाती है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जूनोसिस। अभी तक जितनी भी बीमारियां जो महामारी का रूप बनी वो पशुओं से ही इंसानों में आई हैं, यानी कि इस तरह से पशुओं से इंसानों में इस तरीके से आई हैं, इसमें ट्रांसफ़र हुई हैं। और फिर कोरोना वायरस हो, चाहे इबोला वायरस हो, चाहे जीका वायरस हो, बीमारी पशुओं से इंसानों में आई, यह प्रक्रिया कहलाती है जूनोसिस दोस्तों, जो बीमारी पशुओं से इंसानों में आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम अगले वीडियोज़ के साथ। पर्यावरण एवं जैव विविधता यानी कि इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी का अगला आपका वीडियो होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पे हम बताएंगे दोस्तों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से तूफान, साइक्लोन आए हैं। और प्लीज़ देखते रहिए हमारे पास, हम परीक्षा मंथन का डिटेल समरी कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, डू वॉट एवर यू प्लीज़ दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, ये आपका दोस्त बनता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं। ओनली सिविल्स गुरु आप जाके सर्च करो, आपको सर्च बार में सबसे पहले मिलेगा। और अच्छी से अच्छी हम वीडियोस बना रहे हैं दोस्तों, जो आपके लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल दोस्तों।